Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. So I hope आप पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं. So let us start. Being the photograph small, I did not buy the large frame. अब हम समझ गए कि जब भी स्टार्टिंग में we find a group of words followed by a comma तो हमको पहले इसको नहीं पढ़ना, पहले इसको पढ़ना है. I did not buy the large frame. यहाँ पर क्यों या कब का जवाब होगा, मोस्टली क्यों का जवाब होता है. तो मैंने लार्ज फ्रेम, बड़ा वाला फ्रेम क्यों नहीं ख़रीदा. इसको हम टेम्परेरीली इसको पूरे सेंटेंस में बनाते, मतलब पूरा सेंटेंस की तरह बोलते हैं. तो मैंने बड़ा फ्रेम नहीं ख़रीदा. क्यों नहीं ख़रीदा? क्योंकि फ़ोटो छोटी थी. यहाँ पर मेरी बात हो रही है, यहाँ पर फ़ोटो की बात हो रही है. तो जिसकी बात हो रही है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है. अगर यहाँ पर हम फ़ोटो नहीं लिखेंगे तो फिर यही यहाँ भी मान लिया जाएगा. तो ये फोटोग्राफ यहाँ आना चाहिए. द फोटोग्राफ बीइंग स्मॉल, आई डिड नॉट बाय द फ्रेम. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बीइंग. अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो लार्ज वीडियोस देखिए, लॉन्ग वीडियोस देखिए. इनमें से कोई भी टॉपिक आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो सब पर लॉन्ग वीडियोस हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. माई वॉच इज़ सुपीरियर टू यू. अब ये पिछले वीडियो में हमने सीखा, वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री में दैन आता है एडजेक्टिव के बाद, लेकिन सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर के बाद टू आता है दैन की बजाय. तो मेरी घड़ी जो है वो बेहतर है किससे? तुम्हारी घड़ी से, तुमसे नहीं. यहाँ पर हम घड़ी का कंपैरिजन तुमसे कर रहे हैं, तो तुम्हारी घड़ी. सो माई वॉच इज़ सुपीरियर टू योर्स. YOURS. योर्स मीन्स योर वॉच. अब कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, YOUR उसके बाद यहाँ लगाते हैं अपोस्ट्रोफे. कुछ लोगों को अपोस्ट्रोफे का मीनिंग अगर नहीं मालूम तो जैसे कॉमा लगाते हैं, ये कॉमा है ना, कॉमा तो हम नीचे लगाते हैं. अपोस्ट्रोफे बिल्कुल यही शक्ल यहाँ लगाते हैं, तो उसको अपोस्ट्रोफे बोलते हैं. जब भी आप योर्स लिखते हो, कहीं भी लिखते हो, मैंने एप्लीकेशंस में भी देखा, जब एंड में लिखते हैं ना योर्स फेथफुली, वहाँ पर भी हम अपोस्ट्रोफे लगाकर एस लगा देते हैं. योर्स में कुछ नहीं करना आपको. YOURS. योर्स. योर्स का मतलब होता है योर प्लस कोई चीज़ जिसका जिक्र हम सेंटेंस में पहले कहीं कर चुके हैं. सो मेरी घड़ी आपकी वाली से ज़्यादा अच्छी है, तो यहाँ पर योर्स आना चाहिए. शी वुड रादर कंप्लीट. ये कंप्लीट के बाद मैं लिखना भूल गई, वो मैंने नीचे वाली लाइन में लिख दिया. शी वुड रादर कंप्लीट हर होमवर्क. वुड रादर मतलब वो ज़्यादा पसंद करेगी. मोडाल्स सारे के सबके बारे में जानना चाहते हैं तो लॉन्ग वीडियोस देखिए. शी वुड रादर कंप्लीट हर होमवर्क. वो अपना होमवर्क करना, पूरा करना ज़्यादा पसंद करेगी. दैन चाइल्ड. चाइल्ड होता है डांट लगाना, डांटना. चाइल्ड इन द स्कूल. स्कूल में डांट लगाने की बजाय, इसका केवल एक ही मतलब है, डांटना या डांट लगाना. और हम कहना चाहते हैं कि डांट खाने की बजाय. अब डांट, जिस शब्द का मतलब डांटना है तो वो डांट खाना अपने आप नहीं हो जाएगा. जब भी आपको लगे कि किसी वर्ब का जो मीनिंग है वो वहाँ पर नहीं आ रहा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस हैं कि वो पैसिव वॉइस में है. सो दैन पैसिव वॉइस के लिए बी की फॉर्म बी. जैसे हाइड, हिड, हिडन, चाइल्ड, चिड, चिडन. अब आप डांटने के लिए हमने एक स्कोल्ड वर्ड पढ़ा, इसको कैसे याद रखोगे? CHILD, चाइल्ड, बच्चा. तो सबसे ज़्यादा डांट बच्चों को ही पड़ती है, तो उससे आपको ध्यान रहेगा. चाइल्ड का जो L है वो गायब कर दिया हमने और पीछे E लगा दिया. चाइल्ड, चिड, चिडन, और इसकी फॉर्म्स हाइड की तरह है, हाइड, हिड, हिडन. सो दैन बी चिडन इन द स्कूल. स्कूल में डांट खाने की बजाय वो अपना होमवर्क पूरा करना ज़्यादा पसंद करेगी. शी इज़ ब्रेवर दैन वाइज. वो एक, ये दोनों एक ही के बारे में कहा जा रहा है, एक ही व्यक्ति. जैसे अब यहाँ पर तो दो के बीच में कंपैरिजन था ना, कि मेरी घड़ी और तुम्हारी घड़ी. इसमें एक ही पर्सन की बात हो रही है, उसकी दो गुणों या बुराइयों का कंपैरिजन हो रहा है. तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, गुणों या बुराइयों की कंपैरिजन हो रहा, तो जो एक नॉर्मल तरीके से हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, जैसे ब्रेव की कंपैरेटिव डिग्री ब्रेवर होती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही व्यक्ति के दो गुणों का कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पर ब्रेवर नहीं आएगा, यहाँ पर मोर आएगा. शी इज़ मोर ब्रेव दैन वाइज. कुछ लोग होते हैं ना जो एक्साइटमेंट में आकर लड़ना भिड़ना नहीं, मतलब जैसे बहादुरी दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं. अगर बुद्धि से सोचा जाए तो शायद वहाँ पर उतनी बहादुरी इन द सेंस कि झगड़ा, मार पिटाई करने की ज़रूरत नहीं.
अक्ल से काम दूसरे तरीके से शांति से सुलझाया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों में बुद्धिमानी थोड़ी कम और बहादुरी ज़्यादा होती है। तो शी इज़ मोर ब्रेव दैन वाइज। माई डॉग इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन हिज। मेरा डॉग जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है दैन हिज, यानी उसके डॉग से। अब हिज, जैसे हमने यहाँ पर योर का योर्स किया था, हिज का हिज ही रहता है, मतलब इसके आगे और कुछ नहीं लगेगा। हिज का मतलब अकेले का मतलब ये होता है हिज प्लस कोई चीज़ जिसका जिक्र सेंटेंस में हो चुका है। तो इस सेंटेंस में देयर इज़ नो मिस्टेक। अगर यहाँ पर माई होता तो हम माइन लिखते, MINE माइन। अगर हर होता तो हर्स लिखते, HERS। लेकिन हिज का हिज ही रहता है। नो बैंक, एक भी बैंक नहीं। तो जब यहाँ पर नहीं आ ही गया तो हमको यहाँ नॉट नहीं लगाना दोबारा। और अगर आप यहाँ पर एनी लगाते हो, एनी बैंक वाज नॉट, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। सब्जेक्ट के साथ एनी लगाकर नॉट लगाना, ये दोनों गलत है। अकेला एनी तो लगा सकते हो, जैसे एनीबडी कैन डू दिस वर्क, कोई भी ये काम कर सकता है। लेकिन एनी लगाकर नॉट लगाना है तो मतलब एनी और नॉट दोनों को निकाल दीजिए, नो आएगा। नो बैंक, एक भी बैंक नहीं। वॉज सीन, पैसिव वॉइस है, एक भी बैंक को नहीं देखा गया ऐसा करते हुए। जब पहले मेन वर्ब के बाद आपको सेंटेंस में ING दिखे तो उसका मीनिंग खास तौर पर देखा, सुना, पकड़ा, तो हमेशा करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो बैंक तो ये कर नहीं सकता, तो पैसिव होना चाहिए। नो बैंक वॉज सीन बीइंग, क्योंकि करते हुए में ING लगाना कंपलसरी है। बीइंग रॉब्ड, किसी भी बैंक को लूटे जाते हुए नहीं देखा गया। शी इज़ मोर काइंड दैन प्रैक्टिकल, ये वाला रूल है। अब उसके अंदर दो गुण हैं, एक तो वो दयालु है, एक होता है प्रैक्टिकल। तो वो उसमें दया ज़्यादा है, प्रैक्टिकलिटी कम है। कुछ लोग होते हैं ना, प्रैक्टिकली सोचते हैं कि अब मैं दया दिखा रहा हूँ तो ये लोग मेरी दया का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों में ये कंट्रोल नहीं कर पाते, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल या काइंड होते हैं। तो शी इज़ मोर काइंड, यानी वो दयालु ज़्यादा है देन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कम है। तो देयर इज़ नो मिस्टेक, क्योंकि एक ही व्यक्ति के दो गुणों का कंपैरिजन हो रहा है तो उसके लिए हम मोर ही लगाते हैं हमेशा। जो नॉर्मल तरीका है वो फॉलो नहीं करते हैं। ही वुड रादर स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब ये होता है डांटना। वो डांटना ज़्यादा पसंद करेगा दैन टेल अ लाई, झूठ बोलने की बजाय, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को। टेल के बाद अगर फॉरेन व्यक्ति आ रहा है जिसको बताया तो टू कभी भी नहीं आता, क्योंकि अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, पहले क्या बताया फिर किसको बताया, तो इसलिए हमने यहाँ पर टू लगाया। अब वो डांटना ज़्यादा पसंद करेगा या डांट खाना ज़्यादा पसंद करेगा? डांट खाना ज़्यादा पसंद करेगा। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा जब फाइंड आउट एरर्स करते हैं तो वो बस सुपरफिशियली चेक करते हैं, बाहरी तौर पर, कि जी वुड रादर के बाद फर्स्ट फॉर्म आती तो ठीक है, और दैन के बाद भी फर्स्ट फॉर्म है तो ठीक है, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। मीनिंग समझिए, मीनिंग से पता चलता है कि मतलब बाहर से तो देखना ठीक है ही, साथ में मीनिंग समझना भी ज़रूरी है। तो वो डांट खाना ज़्यादा पसंद करेगा, तो इसका मतलब डांट खाना तो होता ही नहीं, तो पैसिव वॉइस है। ही वुड रादर बी स्कोल्डेड दैन, अब दैन के बाद वाला काम इसी ने करना है तो दैन के बाद पैसिव वॉइस की ज़रूरत नहीं है। दैन टेल अ लाई टू हिज पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स को झूठ बोलने की बजाय वो डांट खाना ज़्यादा पसंद करेगा। दे वर हंग्री फॉर मैनी डेज, वे भूखे थे फॉर मैनी डेज, कई दिनों से। तो ये जो से वर्ड है ना, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हम टाइम किसी भी टेंस में लिख सकते हैं, लेकिन जब टाइम के साथ से आ गया तो वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। लेकिन अगर से वाले सेंटेंस में हिंदी में रहा शब्द नहीं है तो हम भी इंग्लिश में कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट ड्रॉप कर देते हैं, उसको नहीं लिखते हैं, यानी हम सिर्फ परफेक्ट में बनाते हैं, बट वो मीनिंग वाइज हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही रहता है। तो परफेक्ट अब हमको इसमें परफेक्ट में बनाना है, क्योंकि हिंदी में रहा नहीं आ रहा, वे 2 दिन से भूखे थे। तो अब वर्ब क्या है? वर के बिना तो ये सेंटेंस बनेगा ही नहीं, तो हमको पास्ट परफेक्ट में बनाना है हैड, और हैड के बाद इसकी थर्ड फॉर्म बीन, बी वॉज बीन, तो हैड बीन हंग्री। अब कुछ स्टूडेंट से पूछो वर्ब क्या, तो वो कहते हैं हंग्री। हंग्री इज एडजेक्टिव,
जब किसी सेंटेंस में काम नहीं हो रहा तो वर्ब या तो बी की कोई फॉर्म होती है, इज़ एम आर वाज और या हैज़ हैव हैड। आप इसको सिंपल बनाओ, ये तो वैसे तो ये सिंपल बना हुआ है, दे आर हंग्री, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, ये वर्ब नहीं है, दिस इज एडजेक्टिव। सो इसका आंसर है दे हैड बीन हंग्री फॉर मैनी डेज। इज़ एम आर वाजवर के बाद जो शब्द जैसा लिखा है, अगर आप वही वर्ब यूज़ कर रहे हो तो वो वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हमने सिर्फ हैड किया तो ये हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म कर तो दी, अब हम इसको क्यों छेड़ेंगे। सो दे हैड बीन हंग्री फॉर मैनी डेज। Being interesting the program, a large number of spectators are anticipated. Anticipated means expected. तो अब हम पहले इसी का मीनिंग समझते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स यानी बहुत भारी संख्या में दर्शकों की उम्मीद की जाती है। ये एंटिसिपेट मीन्स एक्सपेक्ट, तो ये पैसिव वॉइस है। अब दर्शकों की उम्मीद क्यों की जाती है, बहुत सारे दर्शकों की, क्योंकि प्रोग्राम बहुत दिलचस्प है। अब यहाँ पर बात हो रही है दर्शकों की और यहाँ पर बात हो रही है प्रोग्राम की, तो जिसकी बात हो रही है उसको यहाँ आना चाहिए। तो दी प्रोग्राम बीइंग इंटरेस्टिंग, a large number of spectators are anticipated. So I hope बहुत सारे नए वर्ड्स सीखे होंगे और बहुत सारे नई तरह की एरर्स भी देखी होंगी। अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज बढ़ी होगी। अपनी नॉलेज बढ़ी है तो दूसरों की भी बढ़ाइए, वीडियोस को शेयर कीजिए जिनके लिए ये यूज़फुल हो सकती है। सो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।